Good afternoon, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. Today, I'm going to explain about the topic of philosophy, objectives, aims, principles of community health nursing and referral system. So, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जिसके रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि मेनली जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके एम्स, प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और इसी के साथ ही मैं आपको एक छोटा-सा टॉपिक और है रेफरल सिस्टम, तो वो एक्सप्लेन करूँगा आपको इसी के साथ रेफरल सिस्टम। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जीएनएम है जैसे कि फर्स्ट ईयर जीएनएम है, बीएससी सेकंड ईयर है, तो इनमें जो है ये बेसिक फर्स्ट ईयर्स में जो है क्योंकि एक कोर्स में हम 2 बार कम्युनिटी जो है वो पढ़ते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट जो क्लास रहती है जैसे कि बीएससी सेकंड ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर, तो उसमें ये टॉपिक भी आता है, वो बेसिक में भी आता है और एएनएम है। अगर हम बात करें ओवरऑल ये टॉपिक सभी जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ओके? सो आज का हमारा टॉपिक यही है फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके साथ मैं फंक्शंस भी जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जो उसके क्या-क्या जो फंक्शंस हैं वो रहते हैं। ओके? सो वी आर गोइंग टू start the topic of philosophy. Okay, so firstly I am going to explain what is the philosophy of community health nursing. So मैंने आपको पहले मेरे जो लाइव सेशंस हो चुके हैं तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है तो वो है फिलॉसफी। सो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी को हमने डिवाइड किया हुआ है अलग-अलग इसके अंदर जो एक अलग-अलग फिलॉसफीज़ हैं कम्युनिटी के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर जिसके ऊपर डिपेंड होकर जो कम्युनिटी है वो वर्क करती है। तो क्या कौन-कौन सी फिलॉसफी है? फर्स्ट फिलॉसफी यहाँ पे आपको शो हो रही है पीपीटी में जो है फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट ऑफ बीइंग हेल्दी। तो फर्स्ट ये फिलॉसफी रहती है जो एक फिलॉसफी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की है कि इसके अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, तो वो उनका एक हक है, ओके? सो एक राइट है उनका कि वो हेल्दी रहें। तो फर्स्ट फिलॉसफी यही है। जैसे कि इसमें मेंशन है, हेल्थ इज़ बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स नेशनली एंड इंटरनेशनली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, ओके? And goal of health for all is based on the philosophy of individuals right of being healthy. ओके, तो इस लाइन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है अर्थ के ऊपर है, पूरे वर्ल्ड में है, तो हर किसी का रिगार्डलेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस उनका ये राइट रहता है कि वो हेल्दी रहें। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट फिलॉसफी एंड सेकंड इसमें इसी फिलॉसफी के अंडर एक्सप्लेन किया गया है कि जो हेल्थ फॉर ऑल का गोल है, जैसे यहाँ उसका जो हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं जो कि जिसके बेसिस पे हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, वो बनाई गई है। तो उसमें जो है हेल्थ फॉर ऑल जो है, वो भी यही फिलॉसफी को आगे फॉलो करता है कि इंडिविजुअल का जो राइट है, वो है कि वो हेल्दी रहे। इसके लिए उसको सर्विसेज़ मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से, तो ये सारी चीज़ें इसी फिलॉसफी में इंक्लूड होती हैं। एंड दिस फिलॉसफी एनकम्पासेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी दैट इज़ सोशो कल्चरल economical aspects so that there is no hindrance of any kind to attain these rights. So इसमें सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट सभी चीज़ों को ये यहाँ पे रखा जाता है। कोई भी पार्शियलिटी किसी के साथ ना हो, किसी को सोसाइटी या रिलीजन, कल्चर इसके ऊपर डिवाइड करके हम सर्विसेज़ नहीं देते। तो एक इसको ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी में जो भी पर्सन्स रहते हैं, कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स हैं, सभी का हक है कि उनको जो है एक हेल्दी रहने का राइट है, जो हक है उनको है। तो यही एक फर्स्ट फिलॉसफी है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मानती है। नेक्स्ट, सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस एंड दिस हैव्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर्स रिस्पेक्ट टू हेल्थ। यही जो फिलॉसफी है आगे चल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी जो हेल्थ है
तो उनको आगे इम्प्रूव करने में, प्रमोट करने में हेल्प करती है। ओके, सो दैट वाज़ अबाउट द फिलॉसफी ऑफ individual's right of being healthy. Second is principle of socialism. So second philosophy है जो इसमें, that is philosophy of socialism. सो इसमें आता है सोसाइटी के रिलेटेड जो ये फिलॉसफी जो है वो कनेक्ट करती है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स इन होम, हेल्थ सेंटर, प्लेस ऑफ वर्क, स्कूल, कम्युनिटी प्लेसेस और हॉस्पिटल्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो सोसाइटी का एक मेन हम उसको लेके चलते हैं कि सोसाइटी है उसको कैसे उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इस फिलॉसफी को फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है कि हेल्थ एजुकेशन, जैसे मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, हेल्थ एजुकेशन एक बेसिक और मेजर टूल है जो कि आगे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी और जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एक मेजर हमारे पास एक टूल रहता है, तो वो इसमें इंक्लूड होता है फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म में। ओके, सो चाहे वो घर पर हैं मेंबर्स, चाहे हेल्थ सेंटर में हैं या अपने प्लेस ऑफ वर्क पर हैं, स्कूल में हैं, कम्युनिटी में हैं, तो सभी जगह उनको जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना सोशलिज्म में आता है। एन इंडिविजुअल विद एवरेज इंटेलिजेंस कैन लर्न एंड डील विद हिज और ओन नीड्स, मॉडिफाई हिज हर लाइफस्टाइल्स, एडजस्ट टू हिज और हर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो अपनी नीड्स को समझ सकते हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनके साथ जो है उनको पूरा कर सकते हैं, आगे चल के डिसीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो एक बेसिक उनके पास कैपेसिटी रहती है कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं, कौन-सी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हेल्थ जो है उनके डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसको कैसे-कैसे मॉडिफ़ाई करना है या अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। तो ये सारे सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो सोशलिज़्म जो है इसमें कनेक्ट करता है। ओके, एंड मॉडिफाई हिज हर लाइफस्टाइल एडजस्ट टू हिज और हर चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, देखिए जब भी हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की, मैंने आपको मेरी पहले लेक्चर्स में बताया है कि अगर एनवायरनमेंट सूटेबल है, एजेंट स्ट्रांग है और होस्ट जो है वो वीक है, तो डिजीज जो होने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट जो है, ओके? तो इसमें वो एनवायरनमेंट की भी बात है, लाइफ़स्टाइल को कैसे मॉडिफ़ाई करना है। सो ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, उनको आगे चल के ये प्रोवाइड करवानी है। कौन-सी पॉज़िटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स कौन-सी होती हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए, पॉज़िटिव को एक्सेप्ट करना चाहिए, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए, एनवायरनमेंट को मॉडिफ़ाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गेन और अटेन द पॉज़िटिव हेल्थ। ओके? सो दैट इज़ ही कैन learn to solve his or her problems in a democratic way, or a democratic team functioning is essential for effective delivery of healthcare services. तो इसमें बेसिक जो एक थीम लाइन निकल के आती है फिलोसफी और सोशलिज्म में, यही है कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो उनको जो है हेल्थ एजुकेशन के थ्रू गाइड करना, उनको एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ओके, और एक डेमोक्रेटिक टीम जो है वो फंक्शन करेगी ताकि हेल्थ सर्विसेज को इफेक्टिवली और इफेक्टिव वे से आगे जो है प्रोवाइड किया जा सके। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड इसमें फिलॉसफी रहती है फिलॉसफी दैट पीपल इन द कम्युनिटी हैव द पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूअल डेवलपमेंट। तो ये थर्ड फिलॉसफी है और इसका मतलब जो है कि जो लोग हैं कम्युनिटी में जो रहते हैं, उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो हमेशा डेवलप करते रहें। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने ये स्टेज अटेन कर ली है, तो ये 100% जो है वो डेवलपमेंट है। तो हमेशा एक एवर चेंजिंग कांसेप्ट रहता है जो हेल्थ है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट है या और हैबिट्स हैं जो वो चेंज होती रहती हैं। तो हेल्थ का जो एक पैरामीटर है, वो कभी भी एक कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, एक जगह पे ऐसे नहीं हम कह सकते स्टेबल हो जाता है जाके, तो एवर चेंजिंग एक कांसेप्ट रहता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनके पास हमेशा ही पोटेंशियल होता है कि वो कुछ चीज़ों को सीख के, जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आगे चल के उन्हीं हेल्थ एजुकेशंस को इम्प्लीमेंट करके कम्युनिटी के मेंबर्स अपने आप को एबल कर सकते हैं, अपने आप को डिजीज़ से दूर रख सकते हैं। तो ये सारा इस कांसेप्ट में, इस फिलॉसफी में आता है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि इंक्लूड है फॉर द कॉन्टिन्यूअल डेवलपमेंट एंड आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद देयर ऑन प्रॉब्लम्स। इंडिविजुअल्स जो है कम्युनिटी में वो अपनी प्रॉब्लम को खुद डील कर सकते हैं, कैसे डिजीज से बचना है तो वो कर सकते हैं। एंड इफ एजुकेटेड एंड हेल्प्ड when it comes to the considering a organization, equal participation of the people working through the community group or people within the people for the people for their mutual benefit, change in behavior and health practices। so इसमें यही बात है, जैसे कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो वो भी एक छोटे से पार्ट में अगर मैं कहूँ तो इसके साथ इंक्लूड किया गया है कि अगर लोग समझें कि उनकी हेल्थ उनकी अपनी हेल्थ है, उनके हाथों में है, तो वो अपनी हेल्थ को जैसे भी चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तभी जाके जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी उनको हेल्प कर पाएंगे और वो कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो अपनी हेल्थ को सेफ एंड साउंड रख पाएंगे, उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, सेकंड इसमें आ जाता है द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एंड इट इज फ्रॉम द प्रिमिटिव एजेस ऑफ ह्यूमन एजेस। तो ये शुरू से ही इसमें लिखा गया है कि अगर हम बात करें मॉडर्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो उसमें एक दूसरे की हेल्प की बात कही गई है। जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कम्युनिटी के मेंबर्स को हेल्प करेंगे और कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं जो एजुकेशन जिनको प्रोवाइड की गई है वो आगे अपनी कम्युनिटी में और लोगों को एजुकेट करेंगे कि कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में इस फिलॉसफी के अंडर आती हैं। एंड लास्ट इसमें है मैन हैज़ लर्न टू लिव टुगेदर टू मीट देयर नीड्स। तो ये एक जब से ह्यूमैनिटी जो है ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई है तभी से है कि ह्यूमन्स हमेशा इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, और उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं जब कुछ एक पर्सन्स इंडिविजुअल्स जो इकट्ठे रहते हैं, कॉमन बिलीव्स वैल्यूज शेयर करते हैं। ओके, तो उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। अपने हेल्थी जो बिलीव्स हैं वो शेयर करते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और एंड में एक थीम लाइन इसकी यही है कि लोगों के पास, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, के पास हमेशा ही एक जो है एक पोटेंशियल और कैपेबिलिटी रहती है कि वो आगे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ और उसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो भी उनकी हेल्प एंड में करते हैं। ओके, सो दैट वाज़ अबाउट द थर्ड फिलॉसफी। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ फिलॉसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉम्पिटेंट लीडर। तो अगर हम बात करें कि एक कम्युनिटी में किसी लीडर की बात करें, तो लीडर कोई भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक नॉन हेल्थ केयर जो हम बात कर रहे हैं वर्कर, वो भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये उसकी हम बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंट लीडर वो चाहिए जो लोगों की हेल्थ को मैनेज कर सकता हो एक पॉजिटिव वे में। ओके, फॉर द कॉमन गोल, कॉमन good socialism as one of the social system in the community has control over overproduction and distribution. For example, food, housing, material production of all kinds, education, transportation, etc. should be shared with all people. Okay, अगर कम्युनिटी में एक कॉम्पिटेंट लीडर होगा तो लीडर अगर बहुत बढ़िया है, इफेक्टिव जो है वो उसकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव है, वो आगे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो फूड, हाउसिंग, मटेरियल प्रोडक्शन, इन जो चीज़ों की जो है आगे हम बात करें कि आगे जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी रहेगी, उनकी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, हेल्थ केयर है जो वो सस्ती अवेलेबल होगी। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें एक फिलॉसफी मान के चलती है कि अगर लीडर्स हमारे पास अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, तो वहाँ की कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो भी हेल्थी रहेंगे। तो ये भी एक फिलॉसफी के तौर पे वो लेके चलते हैं। ओके? So that was about the last fourth one philosophy of working together under a competent leader। इसमें हम हेल्थ टीम की भी बात कर सकते हैं। हेल्थ टीम में एक लीडर होता है which is every time a senior officer like the medical officer of any center, primary health center, community health center। ओके, उसके अंडर जो है बहुत सारे वर्कर्स वर्क करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो टीम लीडर बढ़िया होगा तभी कम्युनिटी को इफेक्टिवली सर्विसेज मिल पाएंगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगी। ओके, सो दैट वाज all about the topic of philosophy of community health nursing. Second is about the aim of community health nursing. So the aim of community health nursing practice is to promote health and efficiency, prevent and control diseases and disabilities, and prolong life by providing need-based, well-balanced, comprehensive healthcare services to community at large through organized community efforts.
तो ये 3-4 लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें हम एक लेके चल सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो डेफिनिशन है, उससे ये रिलेट करती है। ओके, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेन एम जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस का, वो यही है कि लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना और एफिशिएंटली जो हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंट करना डिजीज़ेज़ को आइदर दे आर कम्युनिकेबल और द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और डिसेबिलिटीज़ जो हैं, हैंडीकैप्ड सिचुएशन है और अदर डिसेबिलिटीज़ जो हैं, उनको कंट्रोल करना एंड प्रोलॉन्ग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है एट ऑल लेवल्स प्रोवाइड करना और एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना एक लार्ज लेवल की कम्युनिटी में, एक मास लेवल पे। सो यही एम रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कि जितने भी लोग कम्युनिटी में रहते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिव, बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज़ जो हैं, बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे के साथ प्रोवाइड करना ताकि जो डिजीज़ेज़ हैं, वो उनको हम कंट्रोल कर सकें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। ओके, सो दैट वाज़ अबाउट द एम ऑफ community health nursing. Next are the objectives of the community health nursing. So there are various objectives. So इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या objectives हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है provide antenatal, maternity and postnatal care to ensure safe pregnancy, delivery and preparing for the mother and the child. देखिए, मैं हमेशा ही अपने लेक्चर्स में बात करता हूँ कि मदर और चाइल्ड 2 ऐसे हम टारगेट ग्रुप कह सकते हैं कि जिस पे ऑलमोस्ट सारे के सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जितने भी हम प्रोग्राम्स पढ़ते हैं, आपको टीच करवाए जाते हैं या पढ़ते हैं, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट इन्हीं 2 टारगेट ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, मैटरनिटी और पोस्टनेटल केयर पर पीरियड जो है पीरियड वहाँ पे केयर प्रोवाइड करना और जो चाइल्ड है उसकी भी केयर जो है वो प्रोवाइड करवाना, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहता है। Second, provide under 5 clinics for immunization, development assessment, advice on nutrition, and child care treatment of minor ailments, and providing encouragement and support to mothers. इसमें फिर मदर एंड द चाइल्ड उस उन्हीं की बात हो रही है। इसमें इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण जिसको हम बोलते हैं। तो इम्यूनाइजेशन करवाना अगेंस्ट द 6 किलर डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है। तो जब भी स्टूडेंट्स जो हैं जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जाते हैं, तो वो असेस करती हैं कि जितने अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं, उनका इम्यूनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, प्रेग्नेंट वुमन है या उनका इम्यूनाइजेशन जो करवाया गया या नहीं करवाया गया, उनकी हेल्थ जो है वो कैसी है, एमएमआर क्या चल रहा है, आईएमआर क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें सेकंड ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती हैं। एक बात यहाँ पे की गई है अंडर 5 क्लिनिक्स, तो ये भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट, teach the third point is teach the correct use of common medicines and drugs and the dangers of buying medicine at the chemist and the market. जो कई बार हो जाता है कि हम मेडिसिन्स अपने अकॉर्डिंगली लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कि प्रॉपर्ली गाइड करना जो कम्युनिटी है कि कोई भी मेडिसिन बगैर किसी हेल्थ प्रोफेशनल के उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है और ये आगे चल के किसी भी बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव यही है कि जो केमिस्ट से हम या मार्केट से मेडिसिन खरीदते हैं, तो वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। ये डॉक्टर आपको बताएगा, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल बताएगा, पर्सनल बताएगा कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 135 करोड़ के नियर अबाउट पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, लोगों को एजुकेट करना, कम्युनिटी के मेंबर्स को कि जो पॉपुलेशन है, जो चिल्ड्रन है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करे, वो कपल जो हैं वो फैमिली के लिए स्मॉल फैमिलीज़ होनी चाहिए ताकि आगे जो कंट्री है पूरा वो डेवलप कर सके और ये फैमिली प्लानिंग के थ्रू ही हो सकता है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किनके लिए? अलग-अलग डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि हम बात करें कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, तो सभी के रिलेटेड जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी कॉजेज़, उनके साइन एंड सिम्पटम, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, next last is provide clinics for treating adults and children for referral of major illness और minor ailments। ठीक है, माइनर एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, ऐसे करके हम कुछ एक प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं अंडर द माइनर एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो अडल्ट्स और चिल्ड्रन हैं, उनका एक रेफरल जो है वो उनको प्रोवाइड करना और मेजर इलनेस के लिए
रेफरल सिस्टम इसमें आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आज का टॉपिक है। और माइनर इलनेस जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसके रिलेटेड सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ओके, नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स अदर ऑब्जेक्टिव्स। So next is assist in prevention and control of communicable disease. So assist करना किसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का, ये कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है तो उनका उनमें उसमें एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि कम्युनिकेबल डिजीज उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट, टीच एंड डेमोस्ट्रेट हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। सो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है नहीं, आगे टीच करना भी एक जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, न्यूट्रिशियस लड्डू जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है या स्टूडेंट्स के तौर पे जब भी आप कम्युनिटी में जाते हो तो आप उनको बनाना सिखा के आते हो। ओआरएस जो है उसके रिलेटेड जो है आप एजुकेशन देते हो, उनका प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करते हो भी ऐसे बनाया जा सकता है। ओके, होम रेमेडीज के थ्रू। ओके, एक माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकता है, एक डायरिया को। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय टीच एंड डेमोस्ट्रेट हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली जो हेल्थ एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, promote projects in the community that will improve the life for the people. For example, women's cooperatives, literacy programs, provision of the safe water. Okay, कुछ एक ऐसी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें है कि कम्युनिटी में कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना जिससे आगे चल के वहाँ की कम्युनिटी को बेनिफिट हो। ओके, वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेवलप करना ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। लिटरेसी प्रोग्राम, पढ़े लिखे लोगों को टीच करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो बेसिक नीड है हमारी, बेसिक जो हम कह सकते हैं कि नीड हमेशा रहती है ह्यूमंस की, तो वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एंड प्रमोट द यूज ऑफ लोकल सर्विसेज इन द कम्युनिटी, एडवाइजिंग पीपल टू सीक हेल्थ केयर फ्रॉम सेफ क्वालिफाइड हेल्थ पर्सोनल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार इंडिया जिस कंट्री में हम रहते हैं तो मिसकंसेप्शन बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में ये भी चीज़ इंक्लूड है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि मिसकंसेप्शंस को दूर करना और जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर और क्वालिफाइड हेल्थ केयर पर्सोनल होते हैं उन्हीं से ही अपना ट्रीटमेंट या कोई भी सर्विस लेना, तो वो एश्योर करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट, प्रमोट द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थ्रू द हेल्थ केयर सर्विसेज। सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इस पे लाइव सेशन भी एक कर चुका हूँ, पहले लेक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज रहे और बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं उनको फॉलो करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना ताकि स्कूल के बच्चों की हेल्थ है वो कभी बिगड़े ना और वो डिजीज से दूर रहें। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव जो है इसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट, प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्कर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सो ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, तो वो भी कम्युनिटी में एक टॉपिक है, वो आगे चल के आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, वहाँ पे भी जो भी लेबर वर्क करती है या जो भी पर्सनल वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, मिल्स में, वो हार्श कंडीशंस में वर्क करते हैं तो हमेशा वो किसी ना किसी रिस्क पे होते हैं कि उनको कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो उनको भी कंट्रोल करना एक ऑब्जेक्टिव रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। Next, visit people in their homes and village to identify health needs and priorities and deal with them effectively. Okay, so home visiting in short अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट है होम विजिटिंग को लेकर। ऑब्जेक्टिव क्या है होम विजिटिंग किस लिए करनी है कि वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके घर की कंडीशन को असेस किया जा सके और उनकी फैमिली को हेड टू टू एग्जामिनेशन करना, जो भी वहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, कौन सा पेशेंट है उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली फॉलो अप करना और केयर प्रोवाइड करना, ये सारा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट, वर्क इन क्लोज टू cooperation with government and other local organizations to promote health and welfare of individuals, families and communities. और एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं तो उनके साथ वर्क करके तो कम्युनिटी को इफेक्टिवली सारी हेल्थ से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। लास्ट, मेंटेन एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द एल्डरली एंड हैंडीकैप। एल्डरली जो एक टारगेट पॉपुलेशन रहती है हमारी जो कंट्री में, एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि वो रिस्क पे रहते हैं कि उनको एक ऐसे एज ग्रुप में होते हैं कि जहाँ पे उनको बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ता है, वो सफ़र करते हैं बहुत सारी डिजीज से। तो उनको एक प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करवानी है एल्डरली को और हैंडीकैप को, डिसेबल्ड पर्सन्स को। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग।
सो ये आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस फिलॉसफीज, तो वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, सो आगे है प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो किन सिद्धांतों पर बेस्ड है, उन पर बेस्ड होके, किन सिद्धांतों पर बेस्ड होके वो वर्क करती है। सो कुछ एक मिले जुले ऑब्जेक्टिव के साथ जो प्रिंसिपल्स हैं वो होंगे। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज एन establishment based on the recognized needs and functioning within the total health program। तो एक अपने आप में एक एस्टेब्लिश प्रोफेशन है। तो रिकॉग्नाइज्ड नीड जो होती हैं उन पे हमेशा ये वर्क करता है। जो भी कम्युनिटी की नीड्स रहती है, कम्युनिटी के लोगों की, कम्युनिटी के मेंबर्स की नीड्स रहती हैं, उन पे वर्क करती हैं, उनको टोटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सेकंड, द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एजेंसी हैज क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेज फॉर इट्स सर्विसेज। ओके, सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, जो भी एजेंसी है, तो वो उसके क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो उन्हीं पे रहकर वो आगे वर्क करेगी। किसी और चीज पे वो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो वर्क करेगी। नेक्स्ट, एन एक्टिव ऑर्गेनाइज citizens group of community group is an integral part of the community health program। सो एक सिटीजन्स का जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक मेन पार्ट रहता है कम्युनिटी के सारे हेल्थ प्रोग्राम का। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो कम्युनिटी मेंबर्स है, उसी पे ही सारी सर्विसेज इंप्लीमेंट होंगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज आर अवेलेबल to the entire community regardless of the region, culture or social and economical sources, and age, sex, creed, nationality and political affiliation। ठीक है, सो इसमें अगर बात करें इस प्रिंसिपल की, तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस है जो, वो कभी भी ये नहीं देखेगी, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर और द रिलीजन और द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एनी अदर फैक्टर्स, इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इनको किसी को फॉलो नहीं करती, वो सभी को एक समान मान के सर्विसेज आगे प्रोवाइड करती है। ओके, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग recognize द फैमिली एंड कम्युनिटी एज यूनिट्स ऑफ सर्विस। सो एक फैमिली एज अ यूनिट ऑफ सर्विस होता है। फैमिली जो है उसको हम एक फैमिली काउंट करते हैं, जिसमें कुछ एक कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, तो वो बेसिक यूनिट होता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फैमिली में ही सारे मेंबर्स होते हैं। देखिए सारे लोग हैं जो भी, वो फैमिलीज में ही रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी है उसमें फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है। फैमिली में एक कपल है, उनके चिल्ड्रन हैं, तो उन्हीं को हम कम्युनिटी मेंबर्स मानते हैं और उन्हीं को सर्विस देंगे। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट, health education and counseling for the individual, family and community are the integral part of community health nursing। हेल्थ एजुकेशन इसमें भी आ गया, काउंसलिंग करनी इंडिविजुअल की, उसको मोटिवेट करना हेल्थ के लिए। ओके, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नेक्स्ट, recipients of healthcare should participate in planning relating to goals for the attainment of health। जो भी हेल्थ केयर के रिसिपिएंट्स हैं, जिन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज लेनी है, उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम कोई भी सर्विसेज को इफेक्टिवली और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जिनमें कम्युनिटी उनको रिजेक्ट कर देगी, तो वो सर्विसेज आगे चल के इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट वाज अबाउट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अंडर द प्रिंसिपल्स यही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड क्वालिफाई एज अ फुल फ्लैश नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो एक फुल फ्लैश नर्स के तौर पे वर्क करेगी। ओके, सारी की सारी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज should be based on the needs of the patient and there should be proper continuity of services to the patient। ओके, सो ये प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड बेस्ड सर्विस होनी चाहिए। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स आगे जाके सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो वो नीड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तभी सर्विसेज को आगे इंप्लीमेंट करना है, और फॉलोअप बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, periodic and continuous appraisal and evaluation of health situation of the patients are basic to community health nursing। पीरियोडिक का मतलब है टाइम टू टाइम, कॉन्टिन्यूस जो है वो फॉलोअप की बात यहाँ पे हो रही है। कि अगर हमने किसी को हेल्थ एजुकेशन दी है, तो ऐसा नहीं है एक बार समझा दिए तो हाँ, अगर उनको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप प्रोसीजर करते हो, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, तो प्रॉपरली उसको फॉलो किया जाए। कि ये एश्योर किया जाए कि क्या उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस किए हैं। आप अगर आपने हेल्थ एजुकेशन या प्रोसीजर आपने कोई भी बताया है नीड बेस्ड था, तो वो सारी चीज़ें चेक करना पीरियडिकल उसका अप्रेज़ल करना। नेक्स्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फंक्शन और सर्व एज़ एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। सो एक हेल्थ टीम में एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो इम्पोर्टेंटली एक इम्पोर्टेंट मेंबर के तौर पे वर्क करे। नेक्स्ट, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर क्वालिफाइड नर्स टू मेक सुपरविजन फॉर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो एक प्रोविजन होनी चाहिए क्वालिफाइड नर्स की, ताकि वो सुपरवाइज कर सके आगे जो टीम के मेंबर्स हैं या कैसे सर्विसेज इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो ये भी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स डज नॉट प्रोवाइड मटेरियल रिलीफ टू द पेशेंट्स but directs the patient to appropriate community resources for necessary financial and social assistance. Okay, मटेरियल जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाती जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, लेकिन रिसोर्सेज के बारे में बताती है। ओके, कोई चीज खरीद के नहीं देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनको रिसोर्सेज से जुड़ने में मदद करती हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ से जुड़ी हुई उनको जो टीबी का पर्सन उसको डॉट थेरेपी चाहिए, तो उसके बारे में गाइड करेंगी, उसके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे किसी भी हेल्थ सेंटर में जाकर, और उसको फॉलो करेंगी क्या वो प्रॉपरली जो है डॉट्स थेरेपी वगैरह वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, या इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स और प्राइज फ्रॉम द पेशेंट्स। सो किसी भी टाइप का गिफ्ट या रिश्वत, ठीक है, सो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये सभी प्रोफेशंस पे इम्प्लीमेंट होता है, वैसे ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे भी इम्प्लीमेंट होता है। एंड लास्ट इसमें आता है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर सेक्शन और पॉलिटिकल ग्रुप। कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो सभी के लिए, ओके, वो सभी ग्रुप्स के लिए हो, और वो सभी को रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चर और रिलीजन, वो सभी को सर्विसेज रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड करें। ओके, नेक्स्ट कुछ एक प्रिंसिपल्स और हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी शुड प्रोवाइड अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द नर्स। तो एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए जिससे नर्स जो है वो अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहे, और जैसे कि न्यू डिजीजेज आते हैं या न्यू टेक्निक्स आती हैं, तो उसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए और जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो रन करेगी। नेक्स्ट, द नर्सेज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल development through acquiring higher and higher education and forming strengthening the professional association। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसके अंदर, कि इसमें ये बात है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो आगे एजुकेशन है जो, ओके, सो हायर एजुकेशन को अचीव करने के लिए वो ट्राई करे, क्रिएटिव थिंकिंग रखे, और आगे चल के हायर एजुकेशन को अचीव करे, ताकि प्रोफेशनल को जो है और स्ट्रेंथन किया जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स सर्विसेज शुड डेवलप प्रॉपर गाइडलाइंस एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अलग अलग जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं और प्रॉपर जो प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं उनको मेंटेन करके चले, और प्रॉपरली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर आगे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज एंड जॉब कंडीशंस। ओके, और प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, जॉब कंडीशन जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड लास्ट, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स should maintain professional relationship with all leaders in the community and maintain ethics at all time। जो भी हम नर्सिंग के एथिक्स हैं हमारी नर्सिंग में है, वही कम्युनिटी हेल्थ नर्स के हैं, तो उनको सभी को प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करे। जो भी लोकल लेवल पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको फॉलो करे, उनके साथ एज अ टीम वर्क करें। सो ये भी एक प्रिंसिपल है अंडर द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, so that was all about the various principles that are that have to be followed by a community health nurse while providing the various services in community, okay, or during the providence of the services to the various community health community members। Okay, नेक्स्ट द टॉपिक इज क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, वाइवा में आपको पूछ लिया जाता है दैट व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड हैव, और व्हाट आर द वेरियस फंक्शन दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। So first is have respect for life, dignity and right of people and serve them all
without regard to race, religion, culture, age, sex, or the gender, पॉलिटिक्स और सोशल स्टेटस। सो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाइफ जो है किसी भी मेंबर की, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो सभी की लाइफ को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास पर्सन है, किसी भी रिलीजन से संबंध रखता है, तो सभी के लिए वो एक कॉमन तौर पे वर्क करे। सेकंड, हैव रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यूज, कस्टम्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स ऑफ पीपल। चाहे आप किसी भी एक रिलीजन के हो, कम्युनिटी मेंबर और कोई भी पर्सन है जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दूसरे का हो, तो आप रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। थर्ड, डू नॉट पास ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट टू द राइट पर्सन। देखिए, जब भी हम कम्युनिटी में होते हैं तो हमारे पास डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो जब तक सही पर्सन को हमने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है या अपने टीम मेंबर को रिपोर्ट करना है, तो सही पर्सन को ही हमेशा रिपोर्ट करना है, क्योंकि प्राइवेसी होती है हर एक पर्सन की, तो वो हर एक जगह रिवील नहीं करनी। सो दैट शुड आल्सो बी अ क्वालिटी ऑफ नर्स। नेक्स्ट, कीप अप अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड पर्सनल कंडक्ट। ओके, तो एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो वर्क का होना चाहिए, सारे के सारे उसमें प्रोफेशनल जो गाइडलाइंस है वो उसको फॉलो करना चाहिए, और पर्सनल जो कंडक्ट है वो नर्स का जो है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन विद कोवर्कर्स इन द हेल्थ टीम एंड कम्युनिटी। ओके, अगर वो टीम में वर्क कर रही हैं तो एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि कोऑपरेशन होना चाहिए। ओके, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, उसमें टीम में वो एडजस्ट करें, दूसरों को अपने साथ एडजस्ट करके रखें, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखें, ताकि सर्विसेज जो है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा सके। ओके, नेक्स्ट, इसमें आ जाता है क्वालिटीज एंड फंक्शंस में। एश्योर क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू द यूज ऑफ assure quality healthcare through the use of various measures such as record review, peer review, direct observation, and assessment of the individual, family, and community for the desired outcome. सो हेल्थ केयर जो है वो कैसे आगे प्रोवाइड की जा रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो अगर सुपरवाइज करना अपने जूनियर्स को, तो उसके लिए इफेक्टिव उसके पास वेज होने चाहिए। क्वालिटी एक सुपरवाइजर के तौर पे भी उनमें के कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव सुपरविजन कर सके, ताकि इफेक्टिव सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड की जा सके। ओके, लास्ट इज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड नर्सिंग फंक्शंस एज एजुकेशनली प्रिपेयर्ड। सो स्पेशलाइज्ड जो नर्सिंग फंक्शंस हैं, तो उनको जो है वो परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, सो जो नर्सिंग फंक्शंस हैं, नीड बेस्ड हैं, तो उनको प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ये क्वालिटी पे में होनी चाहिए। ओके, सो दैट वाज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द functions of the community health nurse. These are the functions that have to be performed by the community health nurse. First is assess the health status of individuals, families, and communities, develop plans and implement appropriate nursing intervention. इसमें हम nursing process की इसमें बात की गई है। इसमें assessment, diagnosis, intervention, implementation, evaluation, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो नर्स का ये काम रहता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, नर्सिंग प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करे, और जो अगर वैल्यूएशन में कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, तो दोबारा सारी चीज़ों को जो है वो हम कहते हैं कि असेस किया जाए, इंटरवेंशंस सभी को दोबारा प्लान किया जाए, तो ये सारी चीज़ें नर्स के फंक्शन में आती हैं। सेकंड, evaluates and determines health resources necessary to meet individual, family and community health needs. evaluate करना है, सेकंड फंक्शन है जो एवेल्यूएट करना, और डिटरमाइन करना कौन कौन से हेल्थ रिसोर्सेज हैं जिससे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ को बढ़िया बनाया जा सकता है, एक पॉजिटिव हेल्थ स्टेटस जो है वो अचीव किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है, तो उसके बारे में फंक्शन जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स करेगी। थर्ड, डिलीवर्स प्रोफेशनल नर्सिंग केयर इन एन असाइंड यूनिट, क्लिनिक, होम और अदर सेटिंग। जो भी वर्क कम्युनिटी हेल्थ नर्स को मिलता है, आइदर वो सेंटर में हो, होम में हो, किसी भी सेटिंग में हो, तो उसको प्रोफेशनली बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज एजुकेट्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। फैमिलीज को, कम्युनिटीज को, अपनी हेल्थ टीम के जो मेंबर्स हैं उन सभी को एजुकेट करेगी, कोऑपरेट करेगी, एज अ टीम लीडर लेके के तौर पे वर्क करेगी, ताकि डिजीज जो है कम्युनिटी में प्रिवेंट की जा सके, और एक बढ़िया जो ऑब्जेक्टिव है हेल्थ प्रमोशन का उसको अचीव किया जा सके, उसके लिए फंक्शन करेगी। लास्ट, प्रोवाइड सुपरविजन टू अदर प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल पर्सोनल
कोलैबोरेट्स विद अदर प्रोफेशनल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर। दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं या पैरा प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ वर्क करके और बढ़िया तरीके से वर्क करके, और जो प्रोफेशनल हैं, जो भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करके एक हेल्थ फॉर ऑल के गोल को भी अचीव करना एक फंक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो यहाँ तक एक टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें फिलॉसफीज मैंने आपको बता दी। ओके, सो फिलॉसफिक्स फिलॉसफीज के बाद मैंने आपको एम बताया, क्वालिटीज जो हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें, प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आज का टॉपिक इसमें मैंने ऐड किया है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रेफरल सिस्टम। छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है आपको फाइनल एग्जाम में। तो ये है, एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, रेफरल सिस्टम। रेफरल एज द वर्ड रेफरल इंडिकेट टू ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट। इसमें हम पेशेंट की बात करते हैं कि पेशेंट जो है, जिसकी कंडीशन क्रिटिकल होती है बहुत बार, तो उसको इमीडिएटली हम रेफर कर देते हैं। अगर किसी हेल्थ सेंटर में वो सर्विसेज जो उस पेशेंट को चाहिए वो कंप्लीट नहीं है, डेफिशिएंट है, तो हम एक हायर इंस्टीट्यूट या हेल्थ केयर सेंटर में उसको शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि उसको सर्विसेज मिल पाए और उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन किया जा सके। ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेफरल सिस्टम। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी लिखी है, द सिस्टम इन विच द पेशेंट इज सेंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर विथ फ्यूअर एमिनिटीज टू द हेल्थ इंस्टीट्यूशन और ट्रीटमेंट सेंटर which has more resources, facilities and amenities is called referral system। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उस सेंटर से पेशेंट को शिफ्ट करना, जिसमें जो फैसिलिटीज हैं वो कम है, लेकिन पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है, तो दूसरे हायर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करना जिसमें फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है रेफरल सिस्टम। ओके, सेकंड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेफरल सिस्टम। सो रेफरल सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? So, इसमें अगर मैं बात करूं, फर्स्टली इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसमें है प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू द पेशेंट एंड कम्युनिटी। हर एक हेल्थ सेंटर में सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहती। जैसे कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, तो सारी मशीन्स या इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए हमें शिफ्ट करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है। तो रेफरल सिस्टम वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। सेकंड, प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज टू द पेशेंट। कई बार ऐसा होता है कि जनरल हमारे पास जो फिजिशियंस होते हैं, लेकिन उस पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन की जरूरत है, जिसकी एक स्पेशलिटी होगी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम में या डिजीज में, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है रेफरल सिस्टम की। थर्ड, प्रोपेगेटिंग द पर्पस ऑफ रेफरल सिस्टम अमंग हेल्थ वर्कर। तो हेल्थ वर्कर को बताने के लिए कि किस तरीके से हम पेशेंट की, जिसकी नीड्स जो हैं ज़्यादा हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ उसके पास कम प्रोवाइड की प्रेजेंट हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए और ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए हम रेफरल सिस्टम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, टीचिंग द नर्सिंग पर्सोनल फॉर रिव्यूइंग ऑफ पेशेंट्स एंड फॉर द रेफरल। सो नर्सिंग पर्सोनल जो हमको टीच करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हम रेफरल सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड फॉर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जो इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है वो यही है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए रेफरल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट, सेंडिंग द पेशेंट कंफर्टेबली टू द रेफरल इंस्टीट्यूशन। तो एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें हम रेफर करते हैं पेशेंट को, प्रॉपर उसको जो है कंफर्टेबल एक वे से शिफ्ट करना है एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, तो कंफर्टेबली उसको सेंड करने के लिए एक रेफर सिस्टम है वो जरूरी रहता है। ओके, so that was all about the definition and importance of referral system. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो इसमें आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट फॉर रेफरल। तो पेशेंट को हम जो रेफर करना है उसकी हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये वाइवा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अलग इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द और द फैटल पेशेंट्स। ओके, जो नियर डेथ हम कह सकते हैं, पेशेंट जो हाई सीवियर कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, जिसका हमें पता होता है कई बार इनकी डेथ हो जाएगी, तो उनको हम रेफर नहीं करते। इसमें एक कैटेगरी इंक्लूड की गई है, क्योंकि ये एक हम मानते हैं कि जो आगे जाके अगर हमें कंफर्म है कि पर्सन जो है उसकी लाइफ सेव नहीं की जा सकती, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को रेफर नहीं करते, तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ फैटल पेशेंट में आ जाता है। सो फर्स्ट ग्रुप क्या है?
Such patients cannot survive despite the best treatment made available to them. So to send them for the treatment is a waste of money and time. Hence, it is better to give them appropriate treatment at the health center itself with available resources. तो ये कई बार हमें लगता है कि अगर उनको हम भेजेंगे दूसरे सेंटर में, लाइफ उनकी फिर भी सेव नहीं होगी, तो दैट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। सो इसलिए हम उनको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं और उनको रेफर नहीं करते। सो दैट इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ फैटल पेशेंट। सो ये एक क्लासिफिकेशन है रेफरल सिस्टम में कि हम कैसे-कैसे पेशेंट को किनको रेफर करते हैं, किनको नहीं करते। सेकंड ग्रुप आ जाता है इसमें, सेकंड ग्रुप ऑफ सीरियस पेशेंट्स। सो सेकंड ग्रुप क्या है? सीरियस पेशेंट्स का। So condition of the patient is considered serious, but immediate treatment can save their life. So before sending them for the referral, attempts should be made to reduce the seriousness of the condition, and only after they should be sent for referral. इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसकी जान को बचाया जा सकता है, लाइफ को सेव किया जा सकता है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले अटेम्प्ट्स उसी सेंटर में किए जाते हैं कि उसके जो लेवल है सीरियसनेस का, उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जा सके, डिक्रीज किया जाता है। उसके बाद जब वो कंफर्टेबल एक पोजीशन में आ जाते हैं, तब उनका रेफर जो है वो किया जाता है। सो इस ग्रुप के पर्सन्स को हम सेकंड ग्रुप में इंक्लूड करते हैं और सीरियस पेशेंट्स के अंडर इसको कैटेगराइज करते हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ द जनरल पेशेंट्स। So, though the disease may be serious in such patients, still the condition of the patient is found to be normal. Delayed treatment may not threaten his life. Such patients can be immediately sent for referral. एंड सिमिलरली आफ्टर द सर्जरी और इन केस डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। देखिए, जो सीरियस पेशेंट्स वाला था, इससे ऊपर कैटेगरी सेकंड ग्रुप थी, तो उनको पहले उनकी सीरियसनेस का एक लेवल डिक्रीज किया जाता था, फिर उनको रेफर किया जाता है। लेकिन जो थर्ड ग्रुप है, उसमें हमें सीरियसनेस का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें क्या है, पेशेंट्स को इमीडिएटली हम रेफर कर सकते हैं। क्यों रेफर इस कैटेगरी में किया जाता है? कि इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था, तो या कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, या कोई फैसिलिटी है नहीं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हमको रिक्वायर्ड है, तो उन वजह से उनको किया जाता है। उनकी जो एक कंडीशन होती तो सीरियस है, लेकिन ऐसी कंडीशन होती है कि उनको रेफर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में किया जा सकता है। सो these type of patients are categorized under the third group or the general patients. Okay, और इसमें लिखा है कि इन कंडीशंस में इन केस डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल और फॉर द यूज ऑफ सम स्पेशल टेक्निक में इक्विपमेंट्स आ जाते हैं और प्रोसीजर आ सकता है भी, किसी एक हेल्थ सेंटर में वो प्रोसीजर नहीं पॉसिबल है तो दूसरे में है, लेकिन कंडीशन ठीक है, सीरियस है, लेकिन वो इन कंट्रोल है। ओके, तो उस केस में हम रेफर कर देते हैं। ओके, सो दैट इज थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट। नेक्स्ट एक आपको दिख रहा है लेवल्स ऑफ द रेफरल सिस्टम। इसमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि रेफरल सिस्टम है वो कैसे कैसे कम्युनिटी जो है, हम कम्युनिटी की बात करें अगर, तो उसमें कैसे रेफर किया जाता है, विलेज लेवल से सब सेंटर लेवल में, सब सेंटर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसमें उससे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और रूरल हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर किया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और रूरल हॉस्पिटल, अगर वहाँ भी पेशेंट जो है उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो पाती है, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर रहता है डेफिशिएंट, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा जो सीवियर है, तो टीचिंग हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, उसमें उनको रेफर किया जा सकता है। ठीक है, और किया जाता है। सो दैट इज अ टाइप of the referral system or a chain or the steps that are to be followed during the referral of a patient. Okay, so that was all about the levels of referral system. So moving on to the next slide, need for the urgent referral। तो यहाँ तक मैंने आपको लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इसमें आता है नीड फॉर द अर्जेंट रेफरल। क्यों नीड रहती है, रेफरल हमें क्यों करना है? कुछ एक कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपरपायरेक्सिया, severe pain in any part of the body that is continuous for more than 3 days। ओके, 3 दिन से ज्यादा पेन रहे तब, स्टिफ नेक, स्टिफ जॉ, आर्क बैक, टेटनस की कंडीशन में करते हैं, कन्वर्जन्स हो उस कंडीशन में, हेमेटाइसिस उसमें करते हैं, ब्लड इन स्पूटम। ठीक है, पेन इन एब्डोमेन, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड, ब्लैक कलर्ड स्टूल्स, मलीना है, और कंडीशंस आ जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, कोमा। सो ये कुछ एक कंडीशंस हैं। इसके इनके अलावा भी सीवियर डायरिया हो उस कंडीशन में, सीवियर साइनोसिस, और रिटेंशन ऑफ यूरिन फॉर मोर देन 18 to 24 आवर्स। चेस्ट पेन है यहाँ पे, बाय मिस्टेक चीट लिखा हुआ है, दैट्स चेस्ट पेन।
और इन हार्ट पेशेंट मल्टीपल ट्रॉमा है, सीवियर हेमरेज है, पॉइजनस कंडीशंस उस कंडीशन में, एंड एनी अदर फैटल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो इन सारी कंडीशंस में हम पेशेंट को इमीडिएटली रेफर करते हैं और हमें रेफरल की जरूरत रहती है। ओके, नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन रेफरल सिस्टम। सो जो नर्स है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं रेफरल सिस्टम में, क्योंकि अगर रेफरल में कोई भी स्टेप गलत होता है तो रेफरल जो है उसका एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली वो इफेक्टिवनेस नहीं रहती। ओके, सो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। नर्स की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी हैं? फर्स्ट, नर्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द रेफरल सिस्टम। सो नर्स को पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। In case of emergency, attempt should be made to save the life of the patient, and then only he should be sent for referral. पहले उसकी जो लाइफ है उसको सेव किया जाना चाहिए। ओके, एक कंफर्टेबल लेवल पे पेशेंट को लेके, चाहे वो उसकी कंडीशन सीरियस ही है लेकिन उसको एक ऐसी कंडीशन पे जिस पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो उस कंडीशन में लेके नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने सीनियर्स के साथ मिलके एक टीम के तौर पे कि वो उसके बाद में उसको रेफर करें। नेक्स्ट, एंट्रीज इन द रेफरल फॉर्म और टिकट शुड क्लियर एंड करेक्ट। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेम की, एज और जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक होगी, अगर अदर डायग्नोस अगर गलत आगे ट्रांसफर हो गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, वाइल सेंडिंग सीरियस पेशेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मेडिसिन शुड आल्सो बी इंक्लूड विद। कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर है वो साथ में देना पड़ता है, वेंटिलेटर पे है पेशेंट। ओके, सो इंट्यूबेट किया हुआ है तो वैसे कंडीशंस को मैनेज जो है नर्स करके फिर पेशेंट को रेफर करें। नेक्स्ट, while sending serious patient, okay, so next जो है, if facilities are available then consultation for the patient can be procured through telephone, television network, medical transcription और internet। ओके, सो जिस सेंटर में आगे मान लीजिए हमने आगे भेजना है, ओके, कि आगे हम जिस सेंटर में भेजना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं, उससे पहले ही टेलीफोनिकली अगर अवेलेबल है, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आगे कंफर्मेशन करके फिर पेशेंट को रेफर करना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लास्ट, एज फार एज पॉसिबल नर्स शुड अकम्पनी द पेशेंट व्हाइल सेंडिंग हिम फॉर द रेफर। जहां तक हो सके वहां तक नर्स जो है वो साथ में रह के पेशेंट कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो रह के पेशेंट को रेफर जो है करके फिर अपनी ड्यूटी जो है जो वो कंप्लीट करें। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन द रेफरल सिस्टम। तो लास्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं कि एक रेफरल फॉर्म का मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे शो किया है आपको। सो इसमें एक रेफरल फॉर्म जो है हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो बेसिकली उसमें ये गाइडलाइन ये जो कॉलम्स हैं वो होते हैं अवेलेबल। बस यहाँ पे है नेम ऑफ द हेल्थ सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल इन विच द पेशेंट इज एडमिटेड, एंड स्टैम्प ऑफ द हॉस्पिटल, नेम ऑफ द रेफरल यूनिट, कहाँ पे रेफर करना है, रेफरल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट, फादर्स और द हस्बैंड्स नेम, these are the particulars that are to be filled clearly and without any mistake, age, sex or the gender or the religion, occupation, present diagnosis क्या है, केस हिस्ट्री क्या है, इन शॉर्ट वो लिखने हैं, description of the treatment given and date of the sending for referral, cause of sending for the referral, the reason should be clearly indicated, and enclosed papers इसमें पेशेंट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हो सकती हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री और प्रेजेंट जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, और सर्जिकल रिपोर्ट्स हो सकती है, प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स वो लिखी जा सकती हैं। देन सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंटर, जिस मेडिकल ऑफिसर ने रेफर किया है सेंटर जो है वो अपने सिग्नेचर करेंगे, और उनकी डेजिग्नेशन क्या है। सो these are some of the particulars that have to be filled while referring a patient from one center with the lower amenities to a center with the higher amenities or the sources or the facilities। Okay, so that was all about the referral system। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक है जो मैंने आज आपको आज एक्सप्लेन किया ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ये आपको वीडियो पोस्ट हो जाएगी इसके बाद में, तो आप वहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉरी, वो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे मैसेज करके तो नेक्स्ट में उसको मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा लाइव सेशन का, तो मैं हूँ और मेरे कलीग्स हैं साथ में, तो आपको नोटिफिकेशन हम देते रहेंगे।
सो हमारे साथ जो है जॉइन कीजिए आप हर एक लाइव सेशन में, so that would be beneficial for you. Okay. Okay, thank you everyone. Thank you.